देखिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और भाई साहब 11 मार्च 2025 को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो देखिए आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, जिसके हर एक क्वेश्चन लगभग आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि आपको 20 नंबर के जो एमसीक्यू आपके आने वाले हैं उनको आपको कितने समय के अंदर सॉल्व करना है परीक्षा में। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि 50 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसी क्या ट्रिक आपको लगानी है जिससे कि आप कम समय में इनको लिख सकते हो, तैयार कर सकते हो और आप इजीली 50 में लगभग आसानी से 47, 46, 45 नंबर इजीली ला सकते हो। तो आज के इस क्वेश्चन पेपर को ओडी कोड को आपको पूरा देखना है, याद रहे भाई साहब, पूरा कंप्लीट देखना है, तभी जा करके आपको पूरा गारंटी है कि आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो सब कुछ पता चल जाएगा जो क्वेश्चन पेपर में आपके आने वाला है। सो हाय एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। तो चलिए बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर की। तो स्टार्टिंग यही है मेनली कि जो भी क्वेश्चन पेपर होता है आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको सिर्फ पेपर को पढ़ना है। पेपर में ये पढ़ना है कि भाई साहब हमारा कौन सा ऐसा क्वेश्चन आया है जो हमको याद है। आपको ये सोचना है इन 15 मिनट के अंदर कि हमको आगे का पेपर अपना कैसे करना है। ठीक है, हमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में सोचनी है। इसके बाद में आपको आ जाना है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ खास चीज़ें हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो टोटल ए सेक्शन और सेक्शन बी में होगा। ठीक है, सेक्शन ए में आपके 20 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और सेक्शन बी में आपके 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें आपको दे रखी होती हैं। ठीक है, जिनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इस क्वेश्चन पेपर में मानचित्र भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो मानचित्र के कैसे क्वेश्चन आए हैं इस क्वेश्चन पेपर में आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। बस इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और एंड तक देखना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपका खंड आ आएगा। ठीक है, कौन सा खंड आएगा? खंड आ, जिसमें जितने भी प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे वो सभी के सभी आपके एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, अब इन बहुविकल्पी प्रश्नों में एक चीज आपकी खास रहने वाली है कि ये जो भी प्रश्न है आपको इनके आंसर डायरेक्ट मैं बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न आपको डायरेक्ट 11 मार्च को दिखने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सभी के सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, यानी 1848 ईस्वी में गणतंत्र की घोषणा हुई थी फ्रांस में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको जल्दी से याद कर लेना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कि यंग इटली जो सोसाइटी थी। ठीक है, फिर से बात करें तो यंग इटली सोसाइटी, इसका संस्थापक आपको बताना है कौन था। ठीक है, तो इसका भी एक ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन, वो है मैजनी, यानी फ्रांस यंग इटली का जो संस्थापक था वो आप लोगों का मैजनी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। ठीक है, देखो बहुत सारे वर्ग थे लेकिन फ्रांस की क्रांति में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी मध्यम वर्ग की। किसकी? मध्यम वर्ग के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए। ठीक है, तो देखिए अफ्रीका से वापस महात्मा गांधी कब आए थे? एक ऑप्शन केवल याद रखना है आपको, केवल एक ऑप्शन, वन एंड ओनली वन ऑप्शन कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस 1915 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1915 ईस्वी में, यानी 1915 ईस्वी में आए थे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 यानी हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन, जो हमारा विश्व व्यापार संगठन था, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखो मेरे भाई, आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि ये जो भी प्रश्न है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनका डायरेक्ट ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका समय कम वेस्ट हो और आपको इनको पूरा देखना है वीडियो को, तभी जा करके आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा जिनेवा, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आप नोट करेंगे फिर 6 नंबर क्वेश्चन अगला है
अब यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा गुजरात, यानी गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला नोट करेंगे, निम्नलिखित में किसकी अधिक मात्रा, ठीक है, जरूर मिट्टी में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है, किसमें? जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर होगा, जलोढ़ होगा, ठीक है। तो जलोढ़ आप लिखेंगे जलोढ़। तो किसकी, कह सकते हो किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटास, चूना, फास्फोरस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फास्फोरस, यानी फास्फोरस की सबसे ज्यादा अधिक मात्रा जलोढ़ मृदा में यानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। किस मिट्टी की बात हो रही? तो जलोढ़ मिट्टी की। चलिए अगला प्रश्न आप याद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? देखो ग्रीन इंडिया मिशन जो आरंभ किया गया था ये 2014 में किया गया था, यानी 2014 में, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जितने भी अभी तक प्रश्न बताए ना, इन सभी प्रश्नों का जो ऑप्शन है वो भी मैंने बताया, और सारे प्रश्न आपको 11 मार्च से पहले तैयार करके एग्जाम के लिए जाने हैं, ठीक है। और आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपके लिए लेटेस्ट और भी सामाजिक विज्ञान की वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, सभी का सॉल्यूशन भी साथ में कराने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों की बात करते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा अगला 9 नंबर प्रश्न है कि रबी की फसल को बोने का समय क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारी रबी की फसल होती है इसको बोने का समय क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए जो रबी की हम फसल बोते हैं, जो हमारी रबी की फसल होती है इसको हम अक्टूबर से दिसंबर के महीने में यानी मंथ में बोते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और आपको ये वाला ऑप्शन टिक करके आना एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 नोट करेंगे सभी स्टूडेंट की, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो आधारभूत उद्योग है? ऐसा कौन सा खनिज है जो आधारभूत उद्योग है, ठीक है। किसकी बात हो रही? आधारभूत उद्योग की। तो देखो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का सीमेंट हो जाएगा। यानी हम सीमेंट से क्या कर सकते हैं? हम सीमेंट से अपने घर को बना सकते हैं, अपने कंस्ट्रक्शन का काम चला सकते हैं, पिलर बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं। लेकिन हम सूती वस्त्रों से क्या घर बना सकते हैं? क्या चीनी से घर बना सकते हैं? क्या जूट के सामान से घर बना सकते हैं? नहीं ना। तो हमारा आधारभूत उद्योग क्या होगा? सीमेंट ही होगा ना। तो इस वजह से सभी स्टूडेंट का राइट ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट, ठीक है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की, और आप नोट करेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं पर हम केवल एक ऑप्शन को टिक लगाएंगे, एक ऑप्शन को एकदम सही बताएंगे और वो हमारा हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा भाई साहब? शिक्षा। यानी निम्नलिखित में संघीय सूची का विषय कौन है? तो शिक्षा हमारा एक संघीय सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12 है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में राजतंत्र की स्थापना या फिर कह सकते हो स्थापित हुआ, स्थापना हुई या फिर नेपाल में राजतंत्र कब स्थापित हुआ, ठीक है, सॉरी समाप्ति हुई थी। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। स्थापना की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर बात हो रही कि कब खत्म हुआ था राजतंत्र नेपाल में। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा 2008 में। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी वर्ष 2008 में। चलिए 13 नंबर यानी हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था ना, इसका गठन हुआ था 1885 में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर ऑप्शन सभी लोग स्टूडेंट जो भी हैं सभी नोट करेंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन से हैं, उनके आपको नाम बताने हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर कम शिशु मृत्यु दर होता है उसके आपको 2 नाम बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए खा नंबर, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल सही क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद 15 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं पर हम एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जो एकदम सही ऑप्शन होता है। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो लोकतंत्र से नहीं है? तो देखो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन राइट आंसर क्या होगा कि बहुसंख्यकों का शासन। तो ये जो बहुसंख्यकों का शासन है ना,
इसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। बाकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, इसका भी संबंध लोकतंत्र से है। उत्तरदायी शासन, इसका भी लोकतंत्र से संबंध होगा कुछ ना कुछ। कानून के समझ समानता है तो लोकतंत्र से ही बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें जो इस ऑप्शन में थी वो आपको समझ में आई होंगी कि लोकतंत्र से संबंधित हैं, बट लेकिन बहुसंख्यकों का जो शासन है ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं है ना। आया समझ में। तो इस तरीके से हमारा अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे सभी लोग कि महात्मा गांधी का विचार था। तो महात्मा गांधी का क्या विचार था, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन की और बताते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। चलिए इसका देखिए, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन क्या था हम लोगों का, ऑप्शन हम लोगों का था महात्मा गांधी का क्या विचार था। तो महात्मा गांधी का यह विचार था कि धर्म जो है ना इसको कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब देखिए हम अगर हैं, हम किसी से अपनी बात करें, जैसे मेरे से कोई कहता है कि ये जो धर्म है ना, ये जो जातिवादी है इसको अलग कर दो धर्म से, मतलब अब सभी एक जैसे हो जाएं। लेकिन महात्मा गांधी का ये मानना था कि सभी एक नहीं हो सकते, उनकी जातियां सभी को एक जाति में नहीं कर सकते, यानी सभी के धर्म को हम एक नहीं कर सकते, सभी के धर्म को अलग अलग ही होना है। यही सही है हमारे लिए, यही राजनीति के लिए सही है, ठीक है। तो ये इसीलिए हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये महात्मा गांधी का विचार था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। तो मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, किस संगठन ने तैयार की थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, तो इसको आप लोग सही ऑप्शन लगाएंगे यूएनडीपी। यूएनडीपी ने क्या किया था, मानव विकास रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसको सही, और कह सकते हो सभी लोग इसको सही क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन को। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला है 11 मार्च को, कि भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर, यानी सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य आपको बताने हैं, ठीक है। जिसको मैंने अभी आपको एक बताया था उड़ीसा, बट आपकी हमको 2 राज्य बताने हैं। तो भैया उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये वो 2 राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक मृत्यु दर होता है। सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक मृत्यु दर कहां पर होता है, उनके 2 राज्य हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, यानी हमारा अगला प्रश्न जो 11 मार्च को आपको आपके पेपर में दिखने वाला है। प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है। तो करेंसी नोट को जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, पंजाब नेशनल बैंक की, जिनेवा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। आरबीआई इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही लगाएंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 20 है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018, ठीक है, 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव को, ठीक है, या फिर कह सकते हो भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान, 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस तरीके से सभी स्टूडेंट देख सकते हो कि टोटल 20 प्रश्न, ठीक है, टोटल 20 प्रश्न जो हम लोगों ने अभी तैयार किए हैं, है ना। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है जो मैंने बताए। 11 मार्च को एकदम सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में टकराने वाले हैं ये प्रश्न, और आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे तो उम्मीद है आपका पेपर भी बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उन प्रश्नों की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 50 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, यानी वो प्रश्न जो हमारे एग्जाम में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जो आपके एग्जाम में 4 नंबर के और आपके एग्जाम में 6 नंबर के, 4 नंबर के या तो 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में 4 नंबर के, ठीक है। इसके बाद फिर विस्तृत उत्तरीय की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे लघु उत्तरीय हैं जो आपको 11 मार्च को देखने को मिलने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं प्रश्नों की, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको 11 मार्च को दिखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसको आपको तैयार करके जाना है एग्जाम के लिए, और आपको ये प्रश्न एग्जाम के लिए जरूर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3
कार्मो नहीं होगा, यहाँ पर कारणों होगा। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है लिखने में पीपीटी मेकर से। तो भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का आपको उल्लेख करना है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अथवा में देखिए मैंने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं, ठीक है। और अगर आपने हमारे द्वारा बताया कि 4-4 नंबर वाले टोटल लगभग आपके 8 प्रश्न हैं, और अगर आपने 8 के 8 प्रश्न तैयार कर लिए तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको 11 मार्च को यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 प्रश्न आप बिल्कुल एकदम 100% तैयार करके जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। अगर आपने ये प्रश्न अभी तक नहीं तैयार किया है तो एक बार इस प्रश्न को आपको पढ़ के जरूर जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। अथवा में देखिए कौन सा प्रश्न मैंने बताया है। अथवा में मैंने रखा है प्रश्न की संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको एक बार देख के जरूर जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि जातिवाद क्या है। क्वेश्चन क्या है कि जातिवाद क्या है, भारतीय राजनीति पर इसका, ठीक है, इस कुप्रथा के पड़े प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो 4 नंबर में आपको ये प्रश्न भी तैयार करना पड़ेगा। चलिए अथवा में देखिए मैंने प्रश्न जो रखा है वो है कि भारत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक 2 घटक हैं उनका आपको उल्लेख करना है। और ये जितने भी प्रश्न आप लोगों के मैं बता रहा हूं ये सभी के सभी प्रश्न 4 नंबर में एग्जाम में आपके आने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की संक्षिप्त में, ठीक है, व्याख्या कीजिए। इसको आपको एक बार पढ़ के जरूर जाना है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। 8 अथवा में क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिए। तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैंने बताए 4-4 नंबर के सभी क्वेश्चन थे। अब चलिए बात करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो आपके प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं, तो चलिए बात करते हैं। चलिए इसके बाद देखिए हमारे स्टार्ट हो चुके हैं वर्णनात्मक प्रश्न, सॉरी कह सकते हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हालांकि हैं तो वर्णनात्मक ही है ना, पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अभी आपने लघु उत्तरीय देखे थे, ठीक है। और इनको आपको लगभग 120 शब्दों में इनका आंसर, इधर वाले प्रश्नों को हम कितने शब्दों में लिख रहे थे, 80 शब्दों में, तो इनको हम लोग लिखेंगे 120 शब्दों में, ठीक है, इनका आंसर, ठीक है, या फिर 100 शब्दों में, ऐसा कह सकते हो। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों का 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कारणों, कारणों नहीं होगा कारणों लिखोगे इस तरीके से, 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। तो ये प्रश्न आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा अगला अथवा में है कि नारीवाद का अभिप्राय क्या है। तो नारीवाद का क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। इसके अलावा भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर आपको प्रकाश डालना है। तो इस प्रश्न को भी आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो विश्व अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि विश्व अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक महामंदी आपकी परीक्षा में आने वाली है। क्वेश्चन ऐसे आएगा विश्व अर्थव्यवस्था से कि विश्व अर्थव्यवस्था में कैसे स्थान ग्रहण किया, यानी विश्व अर्थव्यवस्था ने स्थान कैसे ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है स्पष्ट कीजिए। अथवा में देखिए मैंने रख दिया है महामंदी, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव का भी उल्लेख कीजिए। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको तैयार करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ये तो एकदम डायरेक्ट निबंध आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। उद्योग से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अथवा में ऐसे आ सकता है कि धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियां को संक्षेप में वर्णन कीजिए, है ना। तो देखो दोनों के दोनों प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट हैं। अब ये आपका भूगोल से पूछा गया धान की खेती के लिए, ठीक है। अथवा में देखिए 8 नंबर वैश्वीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखता है पूछे जाने की, ठीक है। क्वेश्चन है वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक आपको बताने, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। चलिए अथवा में प्रश्न कैसे आएगा बात करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए अथवा में ऐसे पूछा जाएगा कि उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कारणों, नहीं होगा कारणों होगा, ठीक है, 4 कारणों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न भी तैयार कर लेना है। तो अब उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रश्न मैंने 4 नंबर वाले बताए, जो भी प्रश्न मैंने आपको 6 नंबर वाले बताए, सभी के सभी प्रश्न आप बड़े ही अच्छे से तैयार करेंगे। एग्जाम से पहले एक बार देख करके, तैयार करके, पढ़ के जरूर जाएंगे। तो चलिए अब बात करने वाले हैं मानचित्र से संबंधित प्रश्नों की। अब वो प्रश्न बात करेंगे जो आपको मानचित्र में भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मानचित्र में आने वाले हैं 11 मार्च को, चलिए बात करेंगे। तो इस मानचित्र में भी 2 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है प्रश्न संख्या 9A, दूसरा होता है प्रश्न संख्या 9B। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 9A प्रश्न संख्या में कौन से प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए आपका 9A है, ये 9A है, जहां पर आपके हिस्ट्री के यानी इतिहास के सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है, काफी रिपीट होता है प्रश्न। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि वह स्थान जहां 1930 यानी 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, लेकिन कहां स्थित है ये आपको मानचित्र में भरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के, जो आपको 11 मार्च को एग्जाम में मानचित्र में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और ये सभी किसके थे? तो ये सभी हिस्ट्री के प्रश्न थे। चलिए उम्मीद करते हैं मैंने जो प्रश्न बताया आपने नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इनको तैयार करने की आप कोशिश भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे 9B प्रश्न की, 9B क्वेश्चन नंबर की। और यहां पर जितने भी प्रश्न होंगे सभी के सभी आपके जियोग्राफी के होंगे। जियोग्राफी यानी अगर हम बात करें तो भूगोल के सभी प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी, आपको जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है उसको आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है आपके भारत के नक्शे में, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न आप लोगों को छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, है ना। और इस छत्तीसगढ़ की राजधानी को आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है अपने मानचित्र में। चलिए आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। चलिए अब ये 4 प्रश्न जो आपके रह गए ना, ये आपकी जियोग्राफी यानी भूगोल के 4 प्रश्न थे और आपको इन 4 प्रश्नों को तैयार करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उत्तर भारत की एक नदी है, ठीक है। तो उत्तर भारत की एक नदी है, वो कहाँ पर पड़ती है, ठीक है। उसको आपको कुछ इस तरीके से इस चिन्ह वाले इस चिन्ह से आपको कुछ इस तरीके से ऐसे करके पूरे भारत के नक्शे में भरना है जहां जहां से नदी होकर गुजरती है, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर प्रश्न है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का आपको नाम बताना है, ठीक है। उसको कुछ इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना पड़ेगा अपने मानचित्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पश्चिम बंगाल का एक समुद्र पाटन है जिसको बंदरगाह भी बोलते हैं, उसको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तो सभी प्रश्न आप नोट करते चलेंगे और इनके चिन्ह को जिस तरीके से दिए होते हैं ना, सेम ऐसे ही चिन्ह आपको एग्जाम पेपर में आएंगे और उन चिन्हों को आपको अपने मानचित्र पर उन जगहों के स्थान पर आपको बनाना पड़ेगा जहां पर इसका आंसर होगा। जैसे कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उसको इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, ऐसे मैंने रफली बना दिया। अब इस भारत के नक्शे में मान के चलते हैं कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। सबसे बड़ा कॉफी बनाने वाला राज्य, सबसे ज्यादा कॉफी, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी कह सकते हो लगाई जाती है, पैदा होती है, ठीक है। तो उस राज्य का आपको नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर उत्तराखंड का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो उस राज्य का आपको नाम लिखना है जहां पर सबसे ज्यादा चीजें कॉफी होती है। ऐसे करके जो भी प्रश्न है आपको उसको कुछ इसी तरीके से करने हैं। और इस तरीके से देखिए आज का ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका समाप्त होता हुआ। और इस क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो भैया पूरे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।